हाँ जी, अब ये देखो तुम लोग के कोर्स में है 4th यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जापान के वर्तमान संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जो शुरू में तुम लोगों को बताया था कि ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड एंड कंपैरेटिव स्टडी, ये थोड़ा सा ब्रिटिश से बहुत सिमिलर है, होना चाहिए था चाइना यहाँ पे कम्युनिज्म, पर चलिए चाइना की जगह जापान पढ़ लें। जापान की कई सारी बातें तो तुम लोग को समझ में आ गई। अब एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन जो बनता है, कई बार आया भी होगा, कुछ एक दो दिन में अपन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी चेक कर लेंगे। जापान के संविधान की विशेषताएं या वर्तमान संविधान की विशेषताएं, सेलियंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। अब आपको मालूम है कि 39 से 45 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली और जापान हार गए और जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस समय का अमेरिकन मिलिट्री लीडर था जनरल मैकार्थर, डगलस मैकार्थर, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। तो पराजित जापान के मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च कमांडर जनरल मैकार्थर ने 11 अक्टूबर 1945 को जापान कैबिनेट को सूचित किया कि देश के लिए नवीन संविधान अपरिहार्य है। अतः वहाँ पर एक संवैधानिक समस्या अनुसंधान समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन कमेटी की स्थापना की गई। नवीन संविधान यथार्थ में जापानी मंत्रिमंडल के सहयोग से मैकार्थर द्वारा ही बनाया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक संविधानवेत्ताओं द्वारा नवीन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। मार्च 46 में जापान की कैबिनेट ने इसे स्वीकार किया और कुछ साधारण परिवर्तनों के बाद अक्टूबर 46 में डाइट इज जापानीज पार्लियामेंट द्वारा से स्वीकार कर लिया गया। 3 नवंबर 1946 को सम्राट हिरोहितो की स्वीकृति के बाद 3 मई 47 को ये नवीन संविधान देश में लागू हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अमेरिकन डगलस मैकार्थर, जिनका देश अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, पर जापान की व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने ब्रिटिश सिस्टम को बहुत रूप से फॉलो किया और जापान में ऑलमोस्ट वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो अपन ने पढ़ा हुआ है, जिसमें नॉमिनल एक हेड होता है, वैसा एक संविधान बनकर तैयार हुआ। और एक और बड़ी अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात, कि देखिए वो सब ये सारी डेट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी आसपास ही हैं। अभी इंडियन बोला तो याद आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाना है, पढ़ा दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। पहला, रिटन ब्रीफ एंड सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में है लिखित, संक्षिप्त व सरल संविधान। दूसरा, संविधान एक सर्वोच्च कानून के रूप में, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम लॉ। तीसरा, यूनिक प्रीएम्बल, पीपल सोवरेंटी एंड हाई आइडियल्स, हिंदी में इसको कहेंगे अनुपम प्रस्तावना, जन प्रभुसत्ता एवं उदात्त आदर्शों की स्थापना, उदात्त हाई आइडियल्स। चौथा, युद्ध का परित्याग, रेनंसिएशन ऑफ वॉर। पांचवा, जनतंत्र का समर्थक, सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। छठवां, एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। सातवां, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आठवां, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नौवां, अचल या कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। 10वां, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। और द्वितीय सदन की रचना, कॉम्पोजिशन ऑफ सेकेंड चेम्बर, एंड देन धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, 2 मिनट, एंड स्थानीय स्वशासन का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 14 पॉइंट, दोहरी प्रणाली की समाप्ति और नागरिक शासन की सर्वोच्चता, एंड ऑफ डुअल सिस्टम एंड सुप्रीमेसी ऑफ सिविल गवर्नमेंट। एंड द लास्ट इज बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये 15 पॉइंट हैं। इन 15 पॉइंट को मैं ज़रा, कई तो बहुत सिंपल हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, लिखित, संक्षिप्त व सरल, प्रस्तावना और 103 धाराएं हैं, 11 अध्याय हैं, 20 पृष्ठ है, भाषा सरल और सुस्पष्ट है। दूसरा, संविधान एक सर्वोच्च कानून के रूप में, शासन का कोई भी अंग संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं कर सकता। संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में है, अर्थात
सम्राट, मंत्री, संसद सदस्य, न्यायाधीश आदि इस संविधान के अंतर्गत रहकर अपने अपने क्षेत्रों की भूमिका निभाएंगे और संविधान की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। यूनिक प्रीएम्बल, पीपल सोवरेंटी एंड हाई आइडियल्स। पीपल सोवरेंटी, जन संप्रभुता, आप लोग पढ़ चुके हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। बिल्कुल वैसे ही हम जापान के लोग, पर इनकी प्रस्तावना थोड़ी सी सुंदर इसलिए है कि हम जापान के लोग सदा सर्वदा के लिए शांति की कामना करते हैं। हम शांति की स्थापना के लिए तथा अत्याचार, दासता एवं उत्पीड़न और असहिष्णुता को सदा सर्वदा के लिए धरती से मिटा देने के लिए कटिबद्ध होकर अंतर्राष्ट्रीय समाज में सम्मान का स्थान चाहते हैं। इन इंग्लिश, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, वी द जापानीज पीपल डिज़ायर पीस फॉर ऑल टाइम। We desire to occupy an honored place in an international society, striving for the preservation of peace and banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. युद्ध का परित्याग, renunciation of war. जापान के संविधान में युद्ध का परित्याग किया गया कि वो बल प्रयोग, धमकी का परित्याग करेगा। विश्व के किसी भी देश के संविधान में युद्ध के परित्याग की बात का समावेश नहीं किया गया। जनतंत्र का समर्थक है, सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। सम्राट को वास्तविक शक्ति से वंचित कर दिया गया है। अब डाइट जापान की संसद, शासन सत्ता की सर्वोच्च शक्ति है। डाइट के दोनों सदनों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था है। कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ से पता चलेंगे। निम्न सदन का गठन जनता के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, इसलिए लोकप्रिय सदन है तथा उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली है। जापान का मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। वयस्कों को मताधिकार मिला है। स्त्रियों को पहली बार मताधिकार प्रदान किया गया है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटेन का है। संपूर्ण शक्तियों का स्रोत केंद्र है। डाइट के अधिनियमों से प्रांत अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार इन शक्तियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। प्रांत अधीनस्थ इकाइयाँ हैं। संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अब आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। जापान का राजा नाम मात्र की कार्यपालिका है। सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता उसकी मंत्रिमंडल में निहित है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है ना। बिल्कुल हूबहू ब्रिटेन। प्रधानमंत्री का चुनाव डाइट करती है। ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आया। अन्य मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है, जिनका डाइट का सदस्य होना अनिवार्य होता है। जापानी संविधान के अंतर्गत जापान में डाइट के गैर सदस्य व्यक्ति भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये डिफरेंट पॉइंट है। कैबिनेट का उत्तरदायित्व तो डाइट के प्रति होगा। डाइट का विश्वास खोने पर कैबिनेट को त्यागपत्र देना होगा अथवा 19 दिन के अंदर प्रतिनिधि सदन को भंग करना होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तो बड़ा सिंपल है। न्यायालयों के न्यायाधीश केवल महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं। संविधान की धारा 81 के अनुसार जापान में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। जापानी न्यायपालिका की एक अन्य विशेषता ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सामान्य निर्वाचन में जनसाधारण का अनुमोदन, देखिए न्यायाधीश की नियुक्ति में जनसाधारण का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। ये इससे भी डिफरेंट होगी ब्रिटेन अमेरिका से। अचल या कठोर संविधान, विधि काफ़ी कठिन है। जापानी संविधान में संशोधन की विधि संविधान की धारा 96 में दी गई है। जापान में संविधान के संशोधन करना सरल नहीं है, क्योंकि डाइट के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के से पास होने पर भी संशोधित प्रस्ताव को जनता के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है, जनता के समक्ष। और जनमत संग्रह में बहुमत द्वारा समर्थन प्राप्त करने पर ही इसको स्वीकार किया जाता है। यद्यपि 47 से लेकर अब तक जापानी संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है, किंतु कठोरता जापान के चतुर्मुखी विकास में बाधक नहीं बनी है।
ठीक है। मौलिक अधिकार व कर्तव्यों का समावेश ये 3रे अध्याय में है। इसको 10 से लेकर 40 तक की धाराओं के संबंधित महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। इसको अपन अलग से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यही है, द्वितीय सदन की रचना। डाइट के दूसरे सदन की रचना का आधार उक्त तीनों ही देशों के द्वितीय सदन से भिन्न है। जापान का द्वितीय सदन भी जापान का प्रतिनिधि है और उसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जापान में संगठन की दृष्टि से दोनों ही सदनों में समानता स्थापित की गई है, लेकिन वे समान नहीं हैं। द्वितीय सदन की शक्तियाँ प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा कमज़ोर हैं, अतः प्रथम सदन ही शक्तिशाली है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। पहले जापान में शिंतो धर्म राजधर्म था, किंतु नवीन संविधान द्वारा सभी धर्मों को सुनता दी गई और धर्मनिरपेक्षता की नीति को मान्यता दे दी गई। स्थानीय स्वशासन 92 से 95 संविधान की धारा में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जापान की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार बन गई। दोहरी प्रणाली की समाप्ति। जापान के नवीन संविधान में दोहरी प्रणाली, युद्ध परिषद तथा मंत्रिमंडल को समाप्त करके सैनिक प्रशासन को नागरिक प्रशासन के अधीन कर दिया है। वर्तमान संविधान में नागरिक प्रशासन अर्थात मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता को स्थान दिया गया है और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। पूरा सुन लेना भैया, और जो क्वेश्चन है वो पूछ लेना। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। फीडबैक ज़रूर देना। 5-6 बच्चे ही सुन रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, है ना। ठीक है, चलो, रात में कर रहा हूँ, 9:30 बज गया। गुड नाइट। या तो अभी रात में मिल जाएगा, कल सुबह सुन लेना।